आप सभी प्रशिक्षुओं का डाइट प्रतापगढ़ के YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज की ये क्लास चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत बोर्ड के शिखर पर देखें लिखा हुआ है प्रकरण संस्थागत नियोजन, अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य, आवश्यकता एवं महत्व। इस पर आज चर्चा की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी बेहतर तरीके से ध्यानपूर्वक इस क्लास का अवलोकन करेंगे। तो चलिए, जो प्रथम हेडिंग बनाई गई है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। तो पहले प्लानिंग समझ लें कि प्लानिंग क्या है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति यदि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उस कार्य की योजना पहले से बना ले। अर्थात कुछ बिंदु भी लिख दिए गए हैं कि कार्यक्रम का निर्माण करना, उसकी एक रूपरेखा बना लेना। एक बिंदु और लिखा हुआ है कि किसी समस्या या प्रकरण पर पहले से चिंतन करना, अर्थात कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस प्रकरण पर पहले से ही चिंतन कर लेना कि इस कार्य को किस प्रकार प्रारंभ करना है और कहां तक करना है और कैसे करना है। साथ ही एक बिंदु और लिखा गया है कि किसी भी प्रकार के कार्यकलापों को अर्थ प्रदान करना। यहां अर्थ प्रदान करने से आशय यह है कि उसका एक संपूर्ण विमर्श कर लेना, उस पर एक प्रारंभिक रूपरेखा को खींच लेना कि किस दायरे में आपको कार्य करना है। आप सभी, हम सभी लोग किसी भी कार्य को करने से पूर्व एक योजना बना लेते हैं। जैसे आपके शैक्षिक जीवन को अगर लिया जाए तो आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व अपनी एक योजना बनाते हैं। आप समझिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, एक संस्था हो गए, एक विद्यार्थियों का समूह हो गया और वो विद्यार्थियों का समूह अपनी परीक्षा की तैयारी की एक योजना बनाता है कि हम इस प्रकार पढ़ेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे और इस प्रकार का प्रेजेंटेशन करेंगे। दिन जब आप परीक्षा देते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपने लक्ष्य बनाया था कितने % प्राप्त करना है, 70%, 80%, जो भी आपने उम्मीद की थी रिजल्ट की, वो रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। तो जब भी योजना बना करके कार्य किया जाएगा तो आपको अपेक्षित और वांछित रिजल्ट, परिणाम आपको प्राप्त होगा। एक बात और कि यदि आपने योजना नहीं बनाई तो ऐसा नहीं है कि आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है कि आपको वांछित परिणाम बिना योजना के भी प्राप्त हो जाएं और योजना बनाने के बावजूद भी आपको वांछित परिणाम ना प्राप्त हों। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर उभर कर आ रहा है कि एक योजना बना करके जब हम कार्य करते हैं तो वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और मान लिया जाए कि वांछित परिणाम नहीं भी प्राप्त होते हैं तो आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहां पर आपसे त्रुटि हो रही है, उसकी एनालिसिस आप कर सकते हैं और अगले प्रयास में उसका आप सुधार कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है संस्थागत नियोजन की परिभाषा। हम सभी अब इनकी परिभाषाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर मैंने 2 विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं का उल्लेख किया है, जिसमें प्रथम विद्वान हैं W.M. बूच। W.M. बूच ने जो परिभाषा दी है, बोर्ड पर आप देखें लिखा गया है, किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। जैसे कि आप स्वयं योजना बनाते हैं तो कभी कभी उस योजना की अवधि लंबी भी होती है और आवश्यकता
अनुरूप जो है उसको आप छोटी भी बना सकते हैं। अगले जो विद्वान की परिभाषा है वो है E.W. फ्रैंकलिन। E.W. फ्रैंकलिन ने जो संस्थागत नियोजन की परिभाषा दी है उसको आप देखें, लिखा है शिक्षा सुधार की यात्रा में सांस्थिक योजना एक मील का पत्थर है। किसी भी शिक्षा प्रयास में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है। पहली बार अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार का नियोजन एवं कार्य संचालक बनाया जा रहा है। इस प्रकार आपने दो परिभाषाओं का अवलोकन किया। इन परिभाषाओं का जो आशय है वो यही निकल कर आ रहा है कि किसी भी कार्य की सुखद परिणति या उसके सुखद परिणाम आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप एक बेहतर योजना का निर्माण कर लें, और एक बेहतर योजना के निर्माण के द्वारा ही शिक्षा जगत में बेहतर सुधार की अपेक्षाएं की जा सकती हैं। अब हम सभी संस्थागत नियोजन के लक्ष्य और उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। इन्हें भी बोर्ड पर लिपिबद्ध कर दिया गया है। क्रमवार एक एक उद्देश्य पर हम चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य है शैक्षणिक आयोजन को उचित दिशा प्रदान करता है, अर्थात किसी भी कार्यक्रम को सही दिशा में जाने के लिए उसकी प्लानिंग बहुत ही आवश्यक होती है। अगली बात जो लिखी गई है वो है अध्यापकों की स्वतंत्रता व रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। इसके माध्यम से अध्यापकों को अधिक से अधिक कार्य करने की स्वतंत्रता व उनमें जो भी एबिलिटी हैं, जो भी क्वालिटी हैं, कुछ करने की, कुछ नया करने की, वो करने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। तीसरा जो लक्ष्य है वो है स्कूल की प्रगति के लिए साधनों का प्रयोग निश्चित करना, अर्थात एक प्लानिंग के माध्यम से ही कितना साधन किस कार्य पर व्यय करना है या उपयोग में लाना है उसको भी इस योजना के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला फैक्ट है स्कूल में छात्र, अध्यापक व प्राचार्य की भूमिका को निश्चित करना। एक बेहतर स्कीम या एक बेहतर योजना के द्वारा, एक बेहतर प्लानिंग के द्वारा एक विद्यालय में छात्र, अध्यापक और प्राचार्य की भूमिकाओं का निर्धारण कर दिया जाता है कि किन्हें किस रूप में और किस प्रकार से कार्य करना है। आगे आप देख रहे हैं पांचवा बिंदु है समस्या के केंद्रीकरण कर लक्ष्यों को स्पष्ट करना। तो जो महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर आपने इस योजना का निर्माण किया है, उन लक्ष्यों को केंद्र में रखते हुए, अर्थात उन लक्ष्यों पे फोकस करते हुए आप अपनी योजना पर आगे बढ़ते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। तो ये हो गए संस्थागत नियोजन के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। अब आगे जो बिंदु है जिसकी हम सभी को चर्चा करनी है वो है संस्थागत नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता, अर्थात क्या जरूरत पड़ गई संस्थागत नियोजन की और उसका व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के विकास के द्वारा एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है, और जब एक बेहतर समाज का निर्माण होगा तभी एक बेहतर राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। और इन सभी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि आपके पास शिक्षित, या देश के पास, राष्ट्र के पास शिक्षित नागरिकों का होना। तो जो सबसे केंद्रीय बिंदु है वो है शिक्षा। जब एक शिक्षित नागरिक होगा तभी एक शिक्षित समाज की रचना होगी, और जब एक बेहतर समाज का निर्माण होगा तभी एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। एक राष्ट्र के विकास
को यदि देखना है तो शिक्षण संस्थाओं में जाकर, क्लास में जाकर उसका अवलोकन किया जा सकता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। आइए हम सभी उन बिंदुओं पर चर्चा कर लें जिन्हें लिपिबद्ध किया गया है। जैसे पहला बिंदु है कि देश की शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना। इस प्लानिंग के माध्यम से देश की शिक्षण प्रणाली जो है उसमें एक रूपता आ जाएगी, जिससे समानता का भाव लोगों में, समाज में उत्पन्न किया जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो है समाज को श्रम व अनुशासन के महत्व को बढ़ावा देने की प्रेरणा। तो समाज को श्रमशील बनाना और डिसिप्लिन्ड बनाना, अनुशासित, इसकी भी प्रेरणा दी जा रही है इस नियोजन के अंतर्गत। आगे आप देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली में प्रांतीयता, जातीयता व सांप्रदायिक दोषों को समाप्त करना आज समाज के लिए सबसे जो बड़ी समस्या है। एक सामाजिक समन्वय बनाने में जो समस्या आती है उसमें प्रांतीयता, जो उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई असम का है, कोई तमिलनाडु का, कोई कर्नाटक का। आप जानते हैं कि आपके देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। तो एक समस्या ये भी आती है कि सभी प्रदेशों में अलग अलग शैक्षिक पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है, तो उसे उसके स्थान पर एक रूपता आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रांतीयता व क्षेत्रीयता की बातें समाप्त हो जा रही हैं। दूसरी बात आती है जातीयता। एक बड़ी समस्या है आज के समाज की, उसको भी इसके द्वारा आप समाप्त कर रहे हैं। और सांप्रदायिक दोषों को, भारत में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं, तो समय समय पर उनमें आपस में टकराव होता रहता है। तो इस प्लानिंग के माध्यम से उन सांप्रदायिक दोषों को भी आप दूर करते हैं। आगे जो अगला बिंदु है, चौथे बिंदु को आप देखें, लिखा हुआ है सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों का प्रयोग कर कला, साहित्य, दर्शन व संस्कृति का विकास करना। अर्थात यहां पर व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों, किसी व्यक्ति का किस क्षेत्र में लगाव है, उस आधार पर इन विषयों का विकास करना। आगे आप बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है सामाजिक आकांक्षाओं, परंपराओं तथा उनके आदर्शों को संरक्षण प्रदान करना। तो एक बेहतर प्लानिंग के द्वारा आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलता है, जिसके आधार पर आप सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप, सामाजिक परंपराओं के अनुरूप उन्हें संरक्षण प्रदान कर पाते हैं। अगला जो बिंदु है वो है व्यक्तियों के संख्यात्मक व गुणात्मक वृद्धि को ध्यान में रखकर समाज को सही दिशा देना। जैसे आज संख्या में वृद्धि है, लेकिन क्या उसमें गुणात्मक कौशल का उतना ही विकास हुआ है? क्या उसमें क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है? एक प्लानिंग, एक बेहतर प्लानिंग के आधार पर दोनों में एक समायोजन बना करके इस दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सकता है, समाज को एक बेहतर दिशा दी जा सकती है। अगला जो बिंदु है वो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक साधनों के उत्तम प्रयोग को दर्शाना व अपव्यय को रोकना। अर्थात कहने का आशय यहां पर यह है कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करते समय कभी कभार यह होता है कि किसी भी आपके साधन का उपयोग ज़्यादा हो जाता है और किसी संसाधन का उपयोग कम हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक बेहतर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप किस साधन का कितना उपयोग होना है ये पूर्व ही आप निर्धारित कर लेते हैं। इस आधार पर किसी भी अपव्यय को रोका जा सकता है। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि संस्थागत नियोजन को एक विकासशील और सतत प्रक्रिया कहा जा सकता है। अर्थात कहने का आशय है कि जैसे आप शिक्षा के लिए कहते हैं कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है और निरंतर
चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रकार संस्थागत नियोजन एक विकासशील और सतत प्रक्रिया है और शैक्षिक नियोजन की शैक्षिक प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका है। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण फैक्टों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संस्थागत नियोजन प्लानिंग क्या है कि किसी भी चीज़ की, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसकी एक पूर्व रूपरेखा बना लेना, किस कार्य को कैसे हमें कार्य रूप देना है या कैसे इस पर आगे बढ़ना है, ये कर लेना है। उसके साथ दो विद्वानों की परिभाषाओं की चर्चा की गई, W.M. बूच और E.W. फ्रैंकलिन। इन दोनों परिभाषाओं को आप लिपिबद्ध कर लें और इन्हें याद कर लें। उसके बाद संस्थागत नियोजन के लक्ष्यों की चर्चा हो गई कि शैक्षणिक आयोजन को उचित दिशा मिल रही है, अध्यापकों की स्वतंत्रता, रचनात्मकता की बात हुई है, स्कूल की प्रगति के लिए साधनों को आप निश्चित कर रहे हैं, छात्र, अध्यापक और प्राचार्य की भूमिका की बात यहाँ पर हो गई है और साथ ही जो मेन समस्या है उसके केंद्रीकरण की बात हो रही है। महत्वों की चर्चा अभी की जा चुकी है क्रमवार, तो इसका आप बेहतर अवलोकन करें। अगली क्लास में आप सभी को संस्थागत नियोजन के क्षेत्र और उसके पदों पर बेहतर तरीके से चर्चा करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।